नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी में भूगोल को। और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारी बदलती हुई पृथ्वी के बारे में। दोस्तों, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट जो हैं हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, एवं जो बल जो है पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। दोस्तों, हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी। दोस्तों, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। दोस्तों, भूकंप के सबसे ऊपरी मुखद्वार को क्रेटर नाम दिया जाता है। दोस्तों, ज्वालामुखी जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसको भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। दोस्तों, भूकंपीय तरंगे जो हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगे या फिर इनको अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है। एस तरंगे या फिर इनको अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। एल तरंगे या फिर पृष्ठीय तरंगे कहा जाता है एल तरंगों को। इन तरंगों के गुणधर्म विश्व कोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। दोस्तों, स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। दोस्तों, गुजरात में 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। दोस्तों, यह पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। दोस्तों, भूकंप का मापन जो है वह किया जाता है रिएक्टर स्केल पर। दोस्तों, भूकंप से बचाव की तैयारी कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें। सुरक्षित स्थान माना जाता है रसोई के काउंटर या मेज के नीचे छिपना, दीवार के अंदरूनी कोने में रुकना। दोस्तों, इन चीज़ों से दूर रहें भूकंप के आने से। आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास से तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से दूर रहें। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में। दोस्तों, अवक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल
आदि अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं और फलस्वरूप जो है एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न आकृतियों का निर्माण करते हैं। दोस्तों, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात दोस्तों उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे नदी के प्रमुख कार्य के बारे में। दोस्तों, नदी के जल के दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह जो है मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प जो है लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। दोस्तों, चाप झील को गोखुर झील भी कहा जाता है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध भी कहा जाता है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अपने धाराओं में विभाजित हो जाती है। दोस्तों, नदी जो है अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि वह जो है अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने पर निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण हो जाता है। दोस्तों, यहाँ मुख्य नदी है और इसमें आते आते काफ़ी वितरिकाएँ बन जाती हैं और यहाँ पर जो है दोस्तों डेल्टा का निर्माण हो रहा है। समुद्र तरंगों के कार्य। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे समुद्री तरंगों के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ साथ ये जो है बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे जो है तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैग कहते हैं। दोस्तों, स्टैग का निर्माण जो है समुद्री तरंग के द्वारा होता है। तटीय मेहराब का निर्माण समुद्री तरंगों के द्वारा होता है और समुद्री गुफा का निर्माण समुद्री तरंगों के द्वारा होता है। यह आपको याद रखना है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र वृग्ग कहते हैं। समुद्री तरंगे जो है किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे हिमनद के कार्य या फिर ग्लेशियर के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा जो है लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप जो है हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं पवन के कार्य या फिर वायु के कार्य। दोस्तों, रेगिस्तान में पवन जो है अपरदन
एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक माना जाता है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू बालू के कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में का विशाल लोयस का मैदान प्रसिद्ध है, जो कि वायु के द्वारा बनाया गया है। आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।